जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे हैं, हम भारत की नदियों का आज पार्ट 2 कवर करेंगे। इसके पहले हमने पार्ट 1 को कवर किया है। पूरी तरह से क्लास मानचित्र पर आधारित होती है, तो आपको समझने में कहीं से कोई परेशानी नहीं होगी। क्लास को आप ध्यान से सुनिएगा, केवल आपको सुनना है और देखना है। इसके बाद सारी की सारी जो भी कॉन्सेप्ट है आपके दिमाग में सीधे छप जाएंगी। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल्ट 247 में। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसके पहले हमने जैसा कि आपको कहा भारत की नदियों का पार्ट 1 कवर किया था और उसमें सिंधु नदी तंत्र को यानी कि इंडस रिवर सिस्टम को हमने कवर किया। किसे? इंडस रिवर सिस्टम को हमने कवर किया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो फिर से मैं कहूंगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। क्लास मानचित्र पर आधारित बाइलिंगुअल है, तो आपको कहीं से कोई परेशानी नहीं होगी। आज हम गंगा नदी तंत्र को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। केवल आपको ध्यान से इसे सुनना है, कोई भी नोट्स आपको नहीं बनाना, बस आपको केवल सुनना है। इसके पीडीएफ को आप परीक्षा हॉल 24/7 के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। आप वहां से इसे रिवाइज कर सकते हैं। यहां पर जो भी फैक्ट लिखे गए हैं, इसी फैक्ट को, इन सारे फैक्ट को हम मैप पर आपको बताएंगे। आप डाउनलोड कीजिएगा पीडीएफ और उससे आपका रिवाइज हो जाएगा। तो मैप पर हम इसे देखने वाले हैं। देखिए, मैप को समझने से पहले आपको मैं एक बात बता दूं कि जो गंगा नदी है भारतवर्ष की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पवित्र और सबसे लंबी नदी है। आप कहेंगे कि सर ब्रह्मपुत्र नदी भी गंगा नदी की जो ब्रह्मपुत्र नदी भी भारत में प्रवाहित होती है और वो गंगा नदी से लंबी नदी है, फिर आप कैसे कह रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी से लंबी नदी है गंगा नदी? तो मैं फिर से कहूंगा कि मैंने कहा भारत की सबसे लंबी नदी है। मैंने क्या कहा कि गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। कैसे? देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी का ओवरऑल जो लंबाई है, पूरा जो ये इसका पूरा लंबाई है 2900 किलोमीटर। अब गंगा नदी का पूरी लंबाई, ओवरऑल जो लंबाई है, ये है आपका 2525 किलोमीटर। तो यहां तो ये ब्रह्मपुत्र नदी बड़ा है भाई, लेकिन गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी भारतवर्ष में केवल 916 किलोमीटर की दूरी तय करती है। वहीं जबकि गंगा नदी 2071 किलोमीटर की दूरी भारतवर्ष में तय करती है। अब ये बताइए कि भारतवर्ष में लंबी नदी गंगा नदी या फिर ब्रह्मपुत्र? तो आप कहेंगे ब्रह्मपुत्र। तो यहां तक तो बिल्कुल क्लियर है। अब यहां से आगे देखिए मैप पर। देखिए दोस्तों, अगर बात करेंगे, नदी है तो नदी का उद्गम स्थल भी होगा, नदी का ओरिजिन भी होगा, और जब आपको मैप यहां पर समझा दिया जाएगा तो आपको चीजें सब कुछ समझ में आने लगेंगी। देखिए दोस्तों, बात करते हैं गंगा नदी की। तो गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है उसको समझने से पहले आप ये देखिए, ये कौन सा स्टेट है? उत्तराखंड है। कौन सा? उत्तराखंड है। और उत्तराखंड का जो पूरा एरिया है, या फिर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये सब में क्या है? हिमालय और उसके रेंजेज हैं, हिमालय और उसकी श्रेणियां हैं, पहाड़ियां हैं। तो इसी से पूरा तरह से ढका हुआ है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये सब। तो इन सब रीजन से, इन सब में जो भी ग्लेशियर, जो भी हिमनद है, यहां से कुछ नदियों का निर्माण होता है, यहां से कुछ नदियां निकलती है जिसे कि हिमालयी नदियां कहते हैं। उसमें से गंगा नदी, सिंधु नदी, ये सब प्रमुख नदियां हैं जिसे कि हम करने वाले हैं। तो गंगा नदी की अगर बात करें तो गंगा नदी उत्तराखंड के, अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा, गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले, गंगा नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी नदी। सर आपने कहा था गंगा नदी और फिर बोल रहे हैं भागीरथी नदी, आप हमारे साथ बेईमानी कर रहे हैं? जी नहीं, आपके साथ बेईमानी नहीं किया जा रहा है। यहां से उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी ही निकलती है। गंगा नदी का जन्म कहां से होता है ये हम आगे देखेंगे। तो यहां से भागीरथी नदी निकलती है, पश्चिम दिशा में प्रवाहित होते होते ये दक्षिण पश्चिम की ओर बहने लगती है, और उसके बाद उत्तराखंड का एक जगह का नाम है, शहर का नाम है धारासू, उसके नदी के किनारे है, उसी नदी के किनारे है, यानी कि भागीरथी नदी के किनारे। और वहां से ये नदी जो है दक्षिण पूरब की ओर मुड़ जाती है, और फिर उत्तराखंड के टेहरी नामक स्थान पर, उत्तराखंड के टेहरी नामक स्थान पर, यहां पर इस भागीरथी नदी में एक और नदी आकर के मिलती है, जिस नदी का नाम है भिलांगना नदी। क्या? जिस नदी का नाम है भिलांगना नदी। तो याद रहेगा, उत्तराखंड के टिहरी में भागीरथी नदी से एक और नदी आकर के मिलती है जिसका नाम है भिलांगना नदी, और दो नदियों का जब संगम होता है तो उसे हम प्रयाग का नाम देते हैं। क्या? उसे प्रयाग का नाम देते हैं। तो यहां पर जो भागीरथी नदी और भिलांगना नदी का संगम बना, क्या इस जो टेहरी जगह पर, इसका भी कुछ नाम है क्या? तो याद रखिएगा, इसका नाम है गोविंद प्रयाग। क्या? गोविंद प्रयाग। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि गोविंद प्रयाग किन किन नदियों के संगम पर है, तो आप बताएंगे भागीरथी नदी और भिलांगना नदी। और इसी संगम पर एक बांध का निर्माण होता है, बहुत प्रसिद्ध बांध और बहुत फेमस है, आप लोग जानते होंगे। इस बांध का नाम है टेहरी डैम। क्या? उत्तराखंड में टेहरी नामक स्थान पर भागीरथी नदी और भिलांगना नदी के संगम पर एक बांध का निर्माण होता है जिसका नाम है टेहरी डैम। अब ये नदी यहां से, इस डैम से आगे बढ़ती है भागीरथी नदी, और यहां पर हम इसे रोक देते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। देखिए, उत्तराखंड में भागीरथी नदी
अलकनंदा नदी, मंदाकिनी नदी और सारी नदियां मिलकर के जब आपस में मिलती हैं, संगम करती हैं, तो इसमें यहां पर उत्तराखंड में 5 प्रयाग का निर्माण होता है। मुख्य 5 प्रयाग का निर्माण होता है। उन सारे 5 प्रयाग को संयुक्त रूप से पंच प्रयाग कहा जाता है। क्या? पंच प्रयाग कहा जाता है। और इसी पंच प्रयाग को अभी यहां पर हम पढ़ने वाले हैं। तो पंच प्रयाग यानी कि नदियों के संगम को प्रयाग कहा जाता है और 5 प्रयाग यहां पर बनते हैं। तो किन किन नदियों के संगम पर? तो याद रखेंगे, याद रखिए। देखिए यहां पर हमने देखा भागीरथी नदी, और भागीरथी नदी के बगल में आपको एक जगह दिख रहा होगा जिसका नाम है, इसका नाम है चौराबाड़ी ग्लेशियर। ठीक है, चौराबाड़ी ग्लेशियर। और चौराबाड़ी ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है मंदाकिनी नदी। चौराबाड़ी ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है मंदाकिनी नदी। और ये नदी मंदाकिनी नदी के बगल में ही आपको किनारे पर ही एक बहुत फेमस जगह केदारनाथ, आपको पता होगा, तो आप कह सकते हैं केदारनाथ से मंदाकिनी नदी निकलती है, या फिर केदारनाथ के चौराबाड़ी ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी निकलती है, और ये नदी मंदाकिनी नदी है, आप याद रखिएगा। उसके बाद यहां पर आप एक नदी देख रहे होंगे सतोपंथ ग्लेशियर। उसके बाद सतोपंथ ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा नदी। यह नदी कौन सी नदी है? अलकनंदा नदी। यह नदी कौन सी है? मंदाकिनी नदी। और यह नदी है आपका भागीरथी नदी। तो जो अलकनंदा नदी है यह मेन नदी है। पांचों प्रयाग में अलकनंदा नदी कॉमन नदी है। आप हमेशा पंच प्रयाग में अलकनंदा नदी आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो अलकनंदा नदी कहां से निकलती है? सतोपंथ ग्लेशियर से। कहां से? सतोपंथ ग्लेशियर से। अब यह अलकनंदा नदी सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है और उसके बाद ये उत्तराखंड के माना गांव, उत्तराखंड के माना गांव के पास से ये जो है दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। उत्तराखंड के माना गांव से ये दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और इसी नदी के किनारे, अलकनंदा नदी के किनारे ही एक बहुत फेमस मंदिर भी आप जानते हो और जगह है बद्रीनाथ। ठीक है, बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे, और जो केदारनाथ है वो आपका मंदाकिनी नदी के किनारे। अब यहां से आप देखेंगे कि ये जो सतोपंथ से अलकनंदा नदी निकली उसी माना विलेज से ये मुड़ जाती है और माना विलेज के माना ग्लेशियर से, माना विलेज के माना ग्लेशियर से, माना हिमनद से एक नदी निकलती है जिसका नाम है धौली गंगा। और ये धौली गंगा किसमें जाकर के मिल जाती है? अलकनंदा नदी में। और अलकनंदा नदी और धौली गंगा नदी का जो संगम है, इस संगम पर एक प्रयाग है जिसे कहा जाता है विष्णु प्रयाग। तो पंच प्रयाग में सबसे पहला प्रयाग कौन सा प्रयाग? विष्णु प्रयाग। पंच प्रयाग में सबसे पहला प्रयाग कौन सा प्रयाग? विष्णु प्रयाग। और किन किन नदियों के मिलने से? धौली गंगा अलकनंदा नदी से। अब ये नदी, अब दोनों के संयुक्त रूप से जल लेकर के अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है और अलकनंदा नदी जब आगे बढ़ती है तो यहां पर एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है नंदाकिनी नदी। और नंदाकिनी नदी किस क्या बोलते हैं, किस ग्लेशियर से निकलती है? तो याद रखिएगा नंदाकिनी नदी त्रिशूल ग्लेशियर से। त्रिशूल ग्लेशियर से, उत्तराखंड में त्रिशूल ग्लेशियर से एक नदी निकलती है नंदाकिनी नदी, और वो नदी जो है अलकनंदा नदी में जाकर के मिल जाती है। और इस संगम पर एक प्रयाग है जिसका नाम है याद रखिएगा नंद प्रयाग, जिसका नाम है नंद प्रयाग। तो पहला प्रयाग विष्णु प्रयाग, दूसरा प्रयाग नंद प्रयाग, नंद प्रयाग नंदाकिनी और अलकनंदा, अलकनंदा तो कॉमन ही रहेगा। अब ये नंद प्रयाग जो है, ये अलकनंदा नदी, नंदाकिनी नदी, धौली गंगा और खुद अपने जल को लेकर के अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है। और जब अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है तो वहां पर पिंडार गंगा नदी इसको ताकते रहता है, अरे कब आएगा अलकनंदा नदी, और अपने जल को वहां पर गिरा देंगे। तो जैसे ही अलकनंदा नदी यहां पर आती है तो पिंडार गंगा जो कि पिंडार ग्लेशियर से एक नदी निकलती है पिंडार गंगा, और ये जाकर के यहां पर एक अलकनंदा नदी में अपने जल को गिरा देती है। और जिस जगह पर जल को गिराती है उस संगम का स्थान का नाम है, आप याद रखिएगा, उसका नाम है रुद्रप्रयाग। क्या? रुद्रप्रयाग। ठीक है, उसका नाम है पिंडार गंगा और अलकनंदा नदी जो जिस नदी जो संगम बनाती है उसका नाम कर्णप्रयाग है। क्या? कर्णप्रयाग। ठीक है, कर्णप्रयाग। तो पहला प्रयाग विष्णु प्रयाग, दूसरा प्रयाग जो है आपका कौन सा? नंद प्रयाग, और तीसरा प्रयाग था कर्णप्रयाग। ठीक है, तीसरा प्रयाग कर्णप्रयाग। अब आगे ये तीनों नदी, नंदाकिनी नदी, पिंडार गंगा, धौली गंगा और अलकनंदा नदी अपने जल को लेकर आगे बढ़ती है। और जब ये नदी आगे बढ़ता है तो यहां पर मैंने आपको कहा था कि मंदाकिनी नदी केदारनाथ के चौराबाड़ी ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी निकलती है, और ये मंदाकिनी नदी देख रहा होता है कि कब यहां पर अलकनंदा नदी आएगा और यहां पर हम अपने जल को उसमें गिराएंगे। तो जैसे ही मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी में अपने जल को गिराती है तो यहां पर एक संगम का निर्माण होता है। इस जगह का नाम है, याद रखिएगा, इस जगह का नाम है रुद्रप्रयाग। इस जगह का नाम है रुद्रप्रयाग। तो हमने 4 प्रयाग देख लिया। सबसे पहला प्रयाग विष्णु प्रयाग, दूसरा प्रयाग नंद प्रयाग, तीसरा प्रयाग कर्ण प्रयाग और चौथा प्रयाग रुद्रप्रयाग। और जो
पांचवा प्रयाग है, यही इंपॉर्टेंट है। जो भागीरथी नदी को मैंने कहा था कि यहां पर रुक जाइए और चलिए उधर, तो यहां पर भागीरथी नदी रुका नहीं था, बल्कि पानी आ ही रहा था, जल आ ही रहा था। अब ये भागीरथी नदी देख रहा होता है कि कब अलकनंदा नदी आएगा और हम अपना जल उसमें गिरा देंगे। तो अलकनंदा नदी जब उधर से आती है तो भागीरथी नदी अपना पानी जो है जल्दी जल्दी जल यहां पर गिराने लगता है और यहां पर एक संगम का निर्माण होता है जिसे देव प्रयाग कहा जाता है। तो 5 प्रयाग में विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग सबसे अंतिम। 5 प्रयाग में सबसे पहला विष्णु प्रयाग, अंतिम प्रयाग देव प्रयाग। देव प्रयाग के बाद से अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी का जो संयुक्त रूप से जो जल आगे बढ़ता है, इसी जल क्षेत्र को, इसी जलधारा को गंगा नदी का नाम दिया जाता है। तो आप समझ गए गंगा नदी का निर्माण कैसे हुआ, गंगा नदी का जन्म कहां से। तो देव प्रयाग के बाद, देव प्रयाग नाम उत्तराखंड में देव प्रयाग नाम के स्थान के बाद से जो नदी बाहर आती है उसे गंगा नदी कहा जाता है। तो यहां तक आपने समझा पंच प्रयाग। उसके बाद हमने देखा भागीरथी नदी, भेलांगना नदी, मंदाकिनी नदी, धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार गंगा। क्या यहां तक आपको समझ में आ गया है? अब समझ में आ गया है तो चलिए आगे, यहां पर नहीं रुकते हैं, ठीक है। तो ये गंगा नदी जब आगे बढ़ती है तो ये इस तरह से पश्चिम की ओर बहते 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 एक जगह है ऋषिकेश, उत्तराखंड में एक जगह है ऋषिकेश, वहां पर उसके निकट ही ये क्या करता है, अपने गंगा नदी दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और दक्षिण की ओर मुड़कर आप जानते हैं उत्तराखंड में आप शिवालिक, हिमालय का जो सबसे बाहरी हिमालयी रेंज है, हिमालयी पहाड़ियां हैं, वो शिवालिक रेंज है। शिवालिक रेंज को ये नदी शिवालिक रेंज को पार करते हुए वो ऋषिकेश से दक्षिण मुड़ करके शिवालिक रेंज से पास करते हुए इसी शिवालिक रेंज में उत्तराखंड में, याद रखिएगा यहां पर राजाजी नेशनल पार्क है। उत्तराखंड में आपको पता होगा ना राजाजी नेशनल पार्क, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के निकट से गंगा नदी पास करते हुए हरिद्वार नाम के जगह से, हरिद्वार नाम का जो उत्तराखंड में हरिद्वार है वहां से आगे बढ़ती है और उत्तराखंड और उत्तराखंड के नीचे कौन सा राज्य, उत्तर प्रदेश। तो उत्तराखंड और ये है उत्तर प्रदेश। तो उत्तराखंड और यूपी के बॉर्डर पर बहते हुए, यानी कि सीमा बनाते हुए कुछ दूर तक ये बहते रहती है और फिर उसके बाद हरिद्वार के, जैसा कि मैंने आपको कहा, जैसा कि आप जानते हैं गंगा नदी हरिद्वार के बाद, चूंकि ये पूरा पहाड़ी एरिया है तो गंगा नदी हरिद्वार के बाद ही, इधर तो पूरा हिमालयी पहाड़ी एरिया है, शिवालिक के बाद, हरिद्वार के बाद क्या क्या होता है, गंगा नदी मैदानी भाग में उत्तर प्रदेश और इसके बाद हरिद्वार के बाद मैदानी भाग में प्रवेश करता है और ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर पर बहते हुए फिर पूरी तरह से ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। तो उत्तर प्रदेश में जो प्रवेश करता है, किस जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है, जब हम उत्तर प्रदेश में गंगा को देखेंगे आगे के मैप में तब वहां देखेंगे। तो यहां तक हमने क्या देखा, उत्तराखंड में गंगा नदी जिसकी कुल लंबाई है 310 किलोमीटर, जिसमें 5 प्रयाग को देखा, पहला विष्णु प्रयाग, दूसरा हमने देखा नंद प्रयाग, तीसरा देखा कर्ण प्रयाग, चौथा देखा रुद्र प्रयाग, पांचवा देखा देव प्रयाग। उसके बाद गंगा नदी ऋषिकेश नाम की जगह से और हरिद्वार के बाद गंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर बहते हुए संयुक्त रूप से जो है बहते हुए ये क्या करता है, पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। तो उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश को, गंगा नदी उत्तराखंड के बाद किस में प्रवेश करेगी, उत्तर प्रदेश में। देखिए गंगा नदी की कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे कि देखिए एक घर में जो गार्जियन होता है तो उस गार्जियन पर सारा दारोमदार होता है, सारा भार होता है कि उस घर के सारे मेंबर का समस्या जो है अपने ऊपर झेल लेना और उसके बाद सारा समस्या को झेल कर आगे बढ़ना और उसका समाधान निकालना। सीधी सी बात है। गंगा नदी तंत्र पढ़ रहे हैं तो गंगा नदी तंत्र में सारे जो मेन गार्जियन है वो कौन है, गंगा नदी है। और गंगा नदी में छोटी बड़ी नदियां अपना सारा जल लेकर के आती है और गंगा नदी को दे देती है, कहता है अब तुम मेरा जल ले लो, मेरा टेंशन खत्म, अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, तुम इस जल को कहां लेकर के जाओगे, किधर जाकर के इसको प्रवाहित करोगे, ये हमें नहीं पता, ठीक है। तुम जहां इसको लेकर जाना चाहते हो लेके जाओ। और उसके बाद ये सारी की सारी नदियां गंगा की सहायक नदियां हैं और सहायक नदियों में हम अच्छे से भी पढ़ने वाले हैं कौन कौन सी सहायक नदियां गंगा नदी के दाएं तट से, गंगा नदी के दाएं किनारे से इस पे आके मिलती है और गंगा नदी के बाएं किनारे से आकर के इससे मिलती है, ये हम अभी देखने वाले हैं। लेकिन इसके पहले उत्तराखंड में गंगा नदी की जो एक सहायक नदी है उसका नाम है यमुना नदी, जो कि उत्तराखंड से ही निकलती है। तो थोड़ा सा हम इसे देख लेंगे, आगे यमुना नदी को डिटेल में देखने वाले हैं। लेकिन यहां पर देखिए गंगा नदी की जो एक सहायक नदी यमुना नदी, जो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी, यह उत्तराखंड के ही
बंदरपूछ श्रेणी के यमुनोत्री ग्लेशियर से ये यमुना नदी निकलती है और यमुना नदी उत्तराखंड में बहते 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 क्या करती है, उत्तराखंड के बाद ये क्या है, हिमाचल प्रदेश है। तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर ये नदी जो है उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश के एक जिले को टच भी करती है। इसलिए हम कहते हैं कि जो यमुना नदी है उत्तराखंड में प्रवाहित होती है, फिर हिमाचल प्रदेश में आती है। तो यह हम देखेंगे आगे। तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर बहते बहते ये क्या करती है, यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश, इसके बाद क्या है, हरियाणा है और उत्तर प्रदेश, तो हरियाणा उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर बहती है और उसके बाद दिल्ली में प्रवेश कर जाती है यमुना नदी, ठीक है। और दिल्ली में प्रवेश करने के बाद ये उत्तर प्रदेश के नोएडा में प्रवेश करने के बाद नोएडा में घुस जाती है और उसके बाद यमुना नदी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने लगती है, ठीक है, पूरा तरह से ये उत्तर प्रदेश में। तो आगे हम देखेंगे यमुना नदी की, ठीक है, आगे हम देखेंगे यमुना नदी को। अच्छा, गंगा जो यमुना नदी है उत्तराखंड को किस जगह से छोड़ती है, तो कालसी नाम के जगह से, ठीक है। ये क्या है, उत्तराखंड जो गंगा यमुना नदी है उत्तराखंड को किस जगह से छोड़ती है, तो उत्तराखंड के कालसी नामक जगह से। तो ये हमने उत्तराखंड में गंगा नदी को देखा। अब देखिए यमुना नदी हम देखते हैं, जिसे हमने देखा कि गंगा नदी की सबसे बड़ी और सबसे लंबी सहायक नदियों में से एक नदी है, क्या है, क्या, यमुना नदी, ठीक है। और यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है वो उत्तराखंड का बंदरपूछ श्रेणी का यमुनोत्री ग्लेशियर, और उत्तराखंड के कालसी से यह नदी उत्तराखंड को छोड़ देती है। उसके बाद हरियाणा उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाते हुए दिल्ली में प्रवेश कर जाती है। तो उत्तराखंड के बाद ये हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर में टच करते हुए आगे आती है और हिमाचल प्रदेश के जिले को भी टच करती है, इसीलिए हिमाचल प्रदेश। उसके बाद ये हरियाणा में प्रवेश कर जाती है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर ये बहते बहते ये दिल्ली में प्रवेश करती है और दिल्ली के बाद ये पूरी तरह से उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जाकर के ये गंगा नदी में ये मिल जाती है। और गंगा नदी जो इधर से आ रही है और इधर से जो यमुना नदी उत्तर प्रदेश में आकर एक जगह है उत्तर प्रदेश में जिसका नाम है प्रयागराज, ठीक है। आपको पता होगा प्रयागराज इलाहाबाद जिसे कहा जाता था, तो प्रयागराज में ये नदी जाकर के, यमुना नदी अपने जल को गंगा नदी में जाकर के दे देती है और यहां पर जो संगम का निर्माण होता है उसे त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। यहां पर देखिए इलाहाबाद या फिर प्रयागराज में जो यमुना नदी गंगा नदी में आ जाकर के अपने जल को जो गिराती है, तो देखिए यहां पर क्या होता है, संगम बनता है। तो इस संगम को त्रिवेणी संगम का नाम से जाना जाता है। तो हमने कहा त्रिवेणी संगम क्यों, जबकि दो ही नदियां मिल रही है, एक तो यमुना नदी और एक आपका गंगा नदी। लेकिन त्रिवेणी संगम इसीलिए क्योंकि बहुत दिन पहले कहा जाता था कि यहां पर सरस्वती नदी भी अपने जल को गिराती है, इसीलिए तीन नदियों का संगम प्रयागराज में, एक गंगा नदी, एक यमुना नदी और एक सरस्वती नदी। आज सरस्वती नदी नहीं दिखाई देती है, लेकिन कहा जाता है कि सरस्वती नदी धरती के अंदर प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो सरस्वती नदी, यमुना नदी और गंगा नदी के संगम को प्रयागराज में जो कहा जाता है उसे त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। अच्छा, यमुना की सहायक नदियां भी है, चंबल नदी, बेतवा नदी, केन नदी, ये सब हम आगे देखेंगे। यमुना नदी की लंबाई जो कि बंदरपूछ के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलकर प्रयागराज में गंगा नदी में मिलाती है, तो ये पूरे कुल लंबाई तय करती है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में ये कुल लंबाई तय करती है 1370 किलोमीटर, ठीक है, 1370 किलोमीटर। यहां पर इंग्लिश में भी दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं, क्या बोलते हैं, वाटर मोस्ट एंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगेज। ओरिजिन इसका क्या है, यमुनोत्री ग्लेशियर, बंदरपूछ रेंज का, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा। आगे देखिए यहां पर जब यमुना नदी के बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यमुना नदी से पहले हम गंगा नदी को देखते हैं। हमने उत्तराखंड के हरिद्वार से गंगा नदी को छोड़ा और फिर मैदानी भाग में मतलब गंगा नदी आ गया और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर ये क्या कहती है, बहते बहते ये क्या कहता है, उत्तर प्रदेश के, याद रखिएगा गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में एंट्री कर जाती है, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में ये एंट्री कर जाती है, याद रखिएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले में सबसे पहले एंट्री प्रवेश करती है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से ये एंट्री करती है और उसके बाद ये यहां से दक्षिण की ओर बहते बहते फिर दक्षिण पश्चिम एरिया में बहता है और इसी के बगल में, यही गंगा नदी के पास में आपको ये अलीगढ़ शहर दिखता है, ठीक है। उसके बाद ये यहां से पास करते करते दक्षिण पश्चिम दिशा में बहते बहते गंगा मैया जो है ये बहते बहते यहाँ पर एक गंगा नदी कानपुर शहर, गंगा नदी के किनारे वाला मेन शहर अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कानपुर, ठीक है। तो कानपुर के पास से ये गंगा नदी पास करती है और उसके बाद ये यहाँ पर प्रयागराज तो जानते ही हैं, प्रयागराज में गंगा नदी, जहाँ पर कि मैंने कहा कि यमुना नदी आकर के अपने जल को गिराती है। तो प्रयागराज के बाद ये नदी आगे बढ़ती है और मिर्जापुर के पास से ये यहाँ से निकलती है और उसके बाद ये
ये मिर्जापुर के पास से ये उत्तर उत्तर पूरब की ओर बहते हुए वाराणसी के पास से आगे बढ़ती है और फिर उत्तर प्रदेश में गाजीपुर नाम के शहर के पास से ये जो है फिर बिहार में एंट्री कर जाती है और बिहार में आरा छपरा वाले जगह से ये बिहार में एंट्री करती है। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में ये बिजनौर जिले से, उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से क्या बोलते हैं, उत्तर प्रदेश के बिजनौर से उत्तर प्रदेश के बलिया तक ये 28 जिलों में, याद रखिएगा 28, उत्तर प्रदेश के 28 डिस्ट्रिक्ट में प्रवाहित होती है। और कुछ जो इंपॉर्टेंट नाम है जहां से ये गंगा नदी प्रवाहित करती है उत्तर प्रदेश में, तो सबसे पहले ये कहां से प्रवाहित होती है, तो सबसे पहले ये प्रवाहित होता है कहां पर, तो याद रखिएगा बिजनौर में एंट्री मारेगा, फिर आपका कानपुर याद रखिएगा, प्रयागराज है, वाराणसी है, गाजीपुर है, तो ये सब याद रखिएगा, ठीक है, ये सब याद रखिएगा। कानपुर है और इसके पहले एक कन्नौज शहर भी है, तो कन्नौज मतलब में भी ये कन्नौज शहर भी इसी के किनारे है। तो याद रहेगा गंगा नदी और उसके बाद ये बिहार में प्रवेश कर जाती है। तो बिहार को हम आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पर जो यमुना नदी को हमने छोड़ा था उत्तराखंड के बाद, तो उत्तराखंड के बाद वो क्या था, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर से बहते हुए जो हरियाणा उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में बहता है और उसके बाद ये दिल्ली में प्रवेश करता है और दिल्ली के बाद यमुना नदी नोएडा के पास से ये यमुना नदी उत्तर प्रदेश में इस तरह से यमुना दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर चलते ये पूरी तरह से जो है यमुना नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है और उत्तर प्रदेश में ये मथुरा शहर के पास से यहाँ से क्या होता है, मथुरा शहर के पास से ये पास करती है। और याद रखिएगा यमुना नदी के किनारे कौन सा इंपॉर्टेंट शहर, मथुरा शहर। ये क्या होता है, यमुना नदी आगे बढ़ती है और इसी के किनारे एक इंपॉर्टेंट शहर है आगरा, और आगरा शहर के नज़दीक से पास करते हुए ये क्या होता है, यमुना नदी इटावा के पास से गुजरती है। और यमुना नदी जो इटावा के पास से गुजरती है, तो यहाँ पर यमुना नदी में एक इंपॉर्टेंट नदी है चंबल नदी, जो कि मध्य प्रदेश के जाना पाओ पहाड़ी से निकलती है। और चंबल नदी मध्य प्रदेश के जाना पाओ पहाड़ी से निकल करके मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में एंट्री मार लेती है और उत्तर प्रदेश में ये क्या करती है, उत्तर प्रदेश के इटावा में जाकर यमुना नदी में अपने जल को गिरा देती है। जैसा मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में यमुना नदी की सहायक नदियां हैं चंबल नदी, तो चंबल नदी जो है उत्तर प्रदेश के इटावा में आकर के अपने जल को यमुना नदी में गिरा देती है। अब यहाँ पर चंबल नदी के बारे में बात कर लेते हैं, किसके बारे में, चंबल नदी के बारे में बात कर लेते हैं। तो चंबल नदी मध्य प्रदेश के जाना पाओ पहाड़ी से यहाँ से निकलती है और उसके बाद इसी चंबल नदी पर एक बांध का निर्माण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा गांधी सागर बांध, ठीक है, गांधी सागर यहाँ पर जो बांध है, इस बांध ये जो चंबल नदी पर ही बनाई गई है और ये किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है। तो चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध का निर्माण होता है। जब आप आगे बढ़ेंगे तो मध्य प्रदेश से ये नदी जो है, ये नदी चंबल नदी राजस्थान में एंट्री कर लेती है और मध्य प्रदेश से जब ये राजस्थान में जाती है तो चंबल नदी पर एक बांध बनता है जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर। तो जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर जो है, ये चंबल नदी पर जो बांध है वो राजस्थान में है, ठीक है। राजस्थान में चंबल नदी पर दो बांध बनाए गए हैं, एक जवाहर सागर बांध और एक राणा प्रताप सागर। तो याद रखिएगा चंबल नदी पर 3 बांध, गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर, जिसमें से 2 बांध जो है इंपॉर्टेंट है, 2 बांध राजस्थान में और 1 बांध गांधी सागर ये मध्य प्रदेश में। फिर ये आगे बढ़ती है और उसके बाद उत्तर प्रदेश में एंट्री करके ये इटावा के पास अपने जल को यमुना नदी में गिरा देती है, ठीक है। तो यहां तक ये बात याद हो गया होगा। अब इसके बाद यमुना नदी, अच्छा ये क्या बोलते हैं कि चंबल नदी की एक सहायक नदी है, याद रखिएगा चंबल नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है क्षिप्रा नदी। आपने सुना भी होगा क्षिप्रा नदी। और क्षिप्रा नदी के किनारे ही एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है जिसका नाम है उज्जैन, ठीक है। क्षिप्रा नदी के किनारे ही एक महत्वपूर्ण शहर है, महाकाल का शहर उज्जैन नगर, ठीक है। तो उज्जैन नगर किस नदी के किनारे, क्षिप्रा नदी के किनारे। और क्षिप्रा नदी किस नदी की सहायक नदी है, चंबल नदी की सहायक नदी। तो ये देखिए चंबल नदी किसकी सहायक नदी, यमुना की। यमुना किसकी सहायक नदी, गंगा की। और चंबल की सहायक नदी क्षिप्रा नदी, ठीक है। और क्षिप्रा के किनारे उज्जैन शहर बसता है। अब देखिए यहां से चंबल नदी की यमुना नदी की एक और सहायक नदी के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है बेतवा नदी। बेतवा नदी जो है ये उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना नदी से आकर के मिल जाती है। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में आकर के यमुना नदी से मिल जाती है और इसी बेतवा नदी पर एक बहुत महत्वपूर्ण बांध है जिसका नाम है माता टीला बांध। इस माता टीला बांध, याद रखिएगा बेतवा
नदी के ऊपर एक बहुत महत्वपूर्ण बांध है जिसका नाम है माता टीला बांध, जो कि यमुना नदी की सहायक नदी और यमुना नदी में अपने जल को या फिर यमुना नदी से ये उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में आकर मिल जाती है। उसके बाद एक और अन्य सहायक नदी है यमुना नदी की, जिसका नाम है केन नदी। और केन नदी जो है उत्तर प्रदेश के चीला नामक जगह में, चीला नामक गांव में, उत्तर प्रदेश के चीला नामक गांव में अपने जल उत्तर प्रदेश के चीला नामक गांव में यमुना नदी से जाकर के मिल जाती है। तो हमने क्या देखा, यमुना नदी की 3 सहायक नदियों को देखा, चंबल नदी, बेतवा नदी और केन नदी। चंबल नदी, बेतवा नदी और केन नदी, ठीक है, याद रखिएगा, चंबल नदी, बेतवा नदी और केन नदी। अच्छा, चंबल नदी की एक सहायक नदी के बारे में हमने बात किया जिसका नाम था क्षिप्रा नदी, और एक नदी है चंबल नदी की सहायक नदी जिसका नाम है, याद रखिएगा, काली सिंध, ठीक है, काली सिंध नदी, काली सिंध नदी, याद रखिएगा। अब तो हमने देख लिया ये केन नदी, हमने देख लिया बेतवा नदी, बेतवा नदी पर माता टीला बांध, उसके बाद चंबल नदी पर 3 बांध, गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप। राणा प्रताप और जवाहर सागर जो है ये राजस्थान में है, जबकि गांधी सागर मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो यमुना नदी को हमने अच्छे से देख लिया, और फिर यमुना नदी आगे बढ़ती है यहाँ से, और फिर इस तरह से बहते हुए ये प्रयागराज में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जाकर के गंगा नदी से मिल जाती है, और यहाँ पर एक संगम का निर्माण होता है जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। और फिर गंगा नदी आगे बढ़ती है मिर्जापुर, उसके नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे मिर्जापुर, फिर यहाँ से आगे बढ़ती है वाराणसी, वाराणसी के बाद गाजीपुर, और फिर उत्तर प्रदेश के बलिया से बिहार के आरा और छपरा वाले रेंज में घुस जाती है, एंट्री मार लेती है, ठीक है। तो ये हमने पूरा यमुना नदी और गंगा नदी के बारे में देखा। अब ये गंगा नदी जो है कहाँ से, तो उत्तर इधर क्या है, यूपी है, और यूपी के गाजीपुर और उसके बाद बलिया वाले जगह से ये जो गंगा नदी है वो बिहार के छपरा आरा वाले इलाके में ये एंट्री मार लेती है, और बिहार के बीचों बीच ये नदी, बिहार के जो गंगा नदी है बिहार के बीचों बीच बहती है, याद रखिएगा, गंगा नदी बिहार के बीचों बीच बहती है, यानी कि गंगा नदी बिहार को 2 भाग में बांटती है। एक आपका नॉर्थ गंगा नदी का मैदान, नॉर्थ गंगेटिक रीजन, और एक आपका होता है दक्षिणी उत्तर गंगा नदी का मैदान और दक्षिणी गंगा नदी का मैदान, यानी कि साउथ गंगेटिक मैदान, ठीक है, प्लेन। तो 2 भागों में गंगा नदी बिहार को बांट देता है, ठीक है। तो ये जो इधर आपका ये गंगा नदी के किनारे इधर आरा, उसके बाद छपरा, और इसके बीच से ये बहते हुए फिर पटना, बिहार का जो राजधानी है पटना के पास से ये गंगा नदी पास करती है, और गंगा नदी पटना के पास, और इधर आपका हाजीपुर है, हाजीपुर वाला जगह। तो पटना और हाजीपुर के बीच में गंगा नदी पर एक पुल है, सेतु है, जिसका नाम है गांधी सेतु पुल, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद ये गंगा नदी आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ते बढ़ते गंगा नदी जो है भागलपुर वाले जो बिहार का भागलपुर के पास से पास करती है, भागलपुर के बाद कटिहार, और कटिहार भागलपुर से पास करते हुए, भागलपुर के बाद से जो ये क्या होता है, गंगा नदी साहेबगंज, झारखंड के साहेबगंज में एंट्री मार लेती है, याद रखिएगा, झारखंड के साहेबगंज में ये एंट्री मार लेती है गंगा नदी, ठीक है, झारखंड के साहेबगंज। और झारखंड का एकमात्र जिला जहां से गंगा नदी प्रवाहित होती है तो ये साहेबगंज है, और एक ही जिला से, झारखंड के एक ही जिला साहेबगंज से ये पास करके ये आगे बढ़ जाती है और पश्चिम बंगाल में चली जाती है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा उत्तराखंड, और उत्तराखंड के बाद, उत्तराखंड में हरिद्वार के बाद जो है गंगा नदी किसमें, उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एंट्री मारी, और बिजनौर से लेकर बलिया तक, बिजनौर से लेकर बलिया तक गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से पास करते करते ये बिहार में एंट्री मार ली, और बिहार में बीचों बीच से यह पास करती है। उसके बाद आरा, छपरा, पटना, हाजीपुर, भागलपुर, ये सबसे पास करते हुए, इस सब शहरों से पास करते हुए झारखंड के साहिबगंज से ये एंट्री मार लेती है, और उसके बाद ये पश्चिम बंगाल में चली जाती है। अब हम देखते हैं पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल के इस साइड में क्या है, 1 मिनट पेन चेंज कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल के ये जो है बिहार झारखंड है बगल में, तो झारखंड के साहिबगंज से बिहार के भागलपुर के बाद झारखंड के साहिबगंज में गंगा नदी पास करती है, और उसके बाद पश्चिम बंगाल में ये एंट्री मार लेती है। और पश्चिम बंगाल में गंगा नदी बहते बहते यहाँ पर फरक्का नामक स्थान पर, पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर, यहाँ पर गंगा नदी के पास एक बैराज का निर्माण होता है, एक बांध बनता है जिसे फरक्का बैराज कहा जाता है, जिसे फरक्का बैराज कहा जाता है। और इस फरक्का बैराज के बाद गंगा नदी 2 भागों में बंट जाती है। इस फरक्का बैराज के बाद गंगा नदी 2 भाग में बंट जाती है। एक धारा जो गंगा नदी का एक पार्ट होता है वो पद्मा नदी के नाम से बांग्लादेश में चली जाती है, और हम आगे देखेंगे कि इस पद्मा नदी में ब्रह्मपुत्र नदी आकर के इधर से मिलती है, और फिर ये संयुक्त रूप से मेघना नदी के नाम से आगे बढ़ती है, और बांग्लादेश में अपने जल को गिरा देती है, ठीक है, बांग्लादेश में अपने जल को गिरा देती है। ये हम आगे देखेंगे ब्रह्मपुत्र वाले में, लेकिन यहाँ पर ये समझिए कि एक नदी का जो एक पार्ट है, एक धारा है, वो पद्मा नदी के नाम से ये बांग्लादेश में चली जाती है, और यही एक धारा या फिर एक पार्ट जो है गंगा नदी जो यहाँ से 2 पार्ट में बंटता है, तो एक पार्ट भागीरथी हुगली नदी के नाम से,
ये आगे बढ़ती है और कोलकाता इसी हुगली नदी के किनारे कोलकाता है, उसके बाद हल्दिया है और फिर ये जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले यहाँ पर एक गंगा सागर द्वीप कहा जाता है। ठीक है, गंगा सागर द्वीप के बाद ये बंगाल की खाड़ी में एंट्री मार लेती है। तो ये पूरा गंगा नदी का सफर हमने तय किया कहाँ से? उत्तराखंड में 310 किलोमीटर और वहां से फिर हम यूपी में एंट्री मारे, यूपी के बिजनौर से एंट्री मारे और बिजनौर से बलिया तक चले, फिर उसके बाद यूपी के बाद बिहार के बाद झारखंड को टच किया और झारखंड के बाद ये बंगाल में आया। बंगाल में फरक्का बैराज के बाद दो पार्ट में ये बट गया, एक पद्मा नदी के नाम से बांग्लादेश में चली गई और दूसरा हुगली नदी के नाम से कोलकाता, हल्दिया ये सबसे पास करते हुए गंगा सागर द्वीप के बाद ये जो है बंगाल की खाड़ी में अपने जल को गिरा देती है। तो ये पूरा गंगा नदी के बारे में हमने देखा और उसी बीच में हमने गंगा नदी की एक इंपॉर्टेंट सहायक नदी जिसका नाम यमुना नदी है, यमुना नदी के बारे में चर्चा कर लिया। तो देखिए यमुना नदी जो है गंगा नदी ये है और यमुना नदी गंगा नदी के दाएं तट से, याद रखिएगा, गंगा नदी के दाएं तट से आकर के गंगा नदी में अपने जल को गिराती है। तो गंगा नदी की सहायक नदियों में से दाएं तट की ओर से यमुना नदी अपने जल को गिराती है। तो गंगा नदी की सहायक नदियों में दाएं तट से और बाएं तट से नदियां तो हम देखेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे। उसके बाद गंगा नदी की जो एक सहायक नदी है जिसका नाम है सोन नदी और दामोदर नदी। देखिए यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदियों में से यमुना नदी, सोन नदी और दामोदर नदी इंपॉर्टेंट नदियां हैं जो कि गंगा नदी की सहायक नदियां और दाएं तट से, गंगा नदी के दाईं ओर से इसमें अपने जल को गिराती है। दाईं ओर से देखिए, अगर आप खड़ा हो जाइए और ये आपका गंगा नदी का दायां तट और ये आपका बायां तट, तो दायां तट से जो नदियां जल गिराती है गंगा नदी में वो दाईं तट वाली सहायक नदियां हैं और जो बाएं तट से गंगा नदी में जल गिराती है वो बाईं तट वाली सहायक नदियां। ठीक है, तो ये हमने एक नदी को तो देख लिया, यमुना नदी को। अब हम देखते हैं सोन नदी और दामोदर नदी के बारे में। किसके बारे में? सोन नदी और दामोदर। हमने यमुना नदी को देख लिया। यमुना नदी जो है उत्तराखंड के ही ये बंदरपूछ श्रेणी से यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। वो क्या होता है, हिमाचल प्रदेश, उसके बाद आपका हरियाणा, दिल्ली और फिर उत्तर प्रदेश में एंट्री करके और फिर उत्तर प्रदेश में एंट्री करने के बाद ये जो है क्या बोलते हैं, उत्तर प्रदेश के ही प्रयागराज में यमुना नदी अपने जल को गंगा नदी से मिला देती है। तो ये कहा जाता है गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, जहां पर एक संगम का निर्माण होता है जिसे त्रिवेणी संगम का नाम दिया जाता है। ठीक है, और इसी यमुना नदी की सहायक नदियों के बारे में भी चर्चा कर लिया, जिसमें चंबल नदी है, जिसमें आपका केन नदी है, बेतवा नदी पर माता टीला और केन नदी के बारे में देखा। चंबल नदी का एक सहायक नदी छिप्रा नदी के बारे में देखा, जहां जिसका एक शहर है इंपॉर्टेंट उज्जैन नगर। ठीक है, और इसी चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में एक बांध है जो कि गांधी सागर के नाम से, और दो बांध राजस्थान में है जिसका नाम है आपका जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर। तो इतना हमने देखा। अब देखिए आगे। सोन नदी जो है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर जो अमरकंटक पहाड़ियां हैं, अमरकंटक की पहाड़ियां, वहां से सोन नदी निकलती है और फिर सोन नदी यहां से निकल करके क्या होता है, ये छत्तीसगढ़ में एंट्री कर लेती है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकल करके छत्तीसगढ़ में एंट्री मारती है और उसके बाद छत्तीसगढ़ में थोड़ा दूर बहते बहते फिर से ये पश्चिम की ओर, ये पहले उत्तर की ओर जाती है, फिर पश्चिम में बहकर ये मध्य प्रदेश में एंट्री मार लेती है। कहां? मध्य प्रदेश में एंट्री मार लेती है। और मध्य प्रदेश का एक शहर है, एक जगह है शहडोल। ठीक है, मध्य प्रदेश का एक जगह है शहडोल और शहडोल के पास से ये उत्तर की ओर ये मुड़ जाती है और फिर ये बहती है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में ही सोन नदी पर एक बांध का निर्माण होता है, याद रखिएगा, जिसका नाम है बाणसागर बांध। क्या? जिसका नाम है बाणसागर बांध। मध्य प्रदेश में ही सोन नदी पर एक बांध का निर्माण होता है जिसका नाम है बाणसागर बांध। हमने देखा बांधों को भी हम यहां पर देख रहे हैं, डैम्स को भी देख रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में सोन नदी पर एक बांध का निर्माण होता है जिसका नाम है बाणसागर बांध। उसके बाद मध्य प्रदेश से ये नदी, जो सोन नदी है, ये किस राज्य में एंट्री कर लेती है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश में, ये छत्तीसगढ़ में बहा, फिर उसके बाद ये चला गया मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश के बाद ये देखिए ये है आपका उत्तर प्रदेश। हमने मैप में यहाँ डाल भी दिया है सारा कुछ। तो उत्तर प्रदेश वाले रीजन में ये एंट्री मारती है और फिर उत्तर प्रदेश में एंट्री मारने से पहले इस सोन नदी में एक नदी आकर के अपने जल को यहाँ पर मिलाती है, अपने जल को यहाँ पर गिराती है जिसका नाम है गोपद नदी। तो सोन नदी की एक सहायक नदी कौन सी नदी हो गई? गोपद नदी। कौन सी? गोपद नदी, जो कि उत्तर प्रदेश में एंट्री मारने से पहले इसमें अपने जल को ला करके मिला देती है। ठीक है, उसके बाद जो है आप देखिएगा ये उत्तर प्रदेश में जैसे ही एंट्री करती है तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में
सोन नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, याद रखिएगा रिहंद नदी, ठीक है। महत्वपूर्ण सहायक नदी है जिसका नाम है रिहंद नदी, याद रखिएगा, ठीक है। सोन नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है रिहंद नदी, और रिहंद नदी पर एक बांध का निर्माण होता है, याद रखिएगा, रिहंद नदी पर एक बांध का निर्माण होता है जिसका नाम है रिहंद बांध, ठीक है। रिहंद नदी पर एक बांध, और यह है आपके उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में, ठीक है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रिहंद नदी पर एक बांध बनता है जिसका नाम है रिहंद बांध, रिहंद डैम, और इसी रिहंद बांध के पीछे एक जलाशय है, याद रखिएगा, एक रिजर्वॉयर है जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध, ठीक है। जलाशय गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत सागर जो जलाशय है, देखिए हर एक बांध के पीछे एक रिजर्वॉयर बन जाता है, एक जलाशय हो जाता है, एक तालाब हो जाता है। तो देखिए गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय किस किस बांध के पीछे? रिहंद बांध के पीछे। रिहंद बांध किस नदी पर बनाया गया है? रिहंद नदी पर। रिहंद नदी किस नदी की सहायक नदी है? सोन नदी की। रिहंद नदी सोन नदी से कहां मिलती है? तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। रिहंद नदी सोन नदी की सबसे इंपॉर्टेंट सहायक नदी है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए सोन नदी में एक और सहायक नदी आकर के प्रवेश करती है, एक और सहायक नदी या फिर अपने जल को यहां पर मिलाती है सोन नदी में, जिसका नाम है कन्हार नदी। तो हमने क्या देखा? सोन नदी की एक सहायक नदी हमने देखा गोपद नदी, उसके बाद हमने देखा रिहंद नदी, उसके बाद हम देखते हैं कन्हार नदी, और फिर उसके बाद ये सोन नदी जो है ये क्या होता है? बिहार और झारखंड के बॉर्डर पर, या फिर यूं कहें कि झारखंड के बॉर्डर पर लगभग 40-45 किलोमीटर क्या होता है ये बहती है, जो कि आपका झारखंड का गढ़वा और पलामू वाला रीजन होता है। झारखंड का गढ़वा और पलामू वाला रीजन होता है। इसमें इसके बॉर्डर पर या झारखंड के बॉर्डर को टच करते हुए लगभग 40-45 किलोमीटर ये झारखंड के बॉर्डर पर गढ़वा और पलामू वाले क्षेत्र से ये बहते हुए, ये पास करते हुए बिहार में एंट्री कर लेती है, ठीक है। तो सोन नदी कौन कौन से राज्य से पास कर रही है भैया? तो ये मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, फिर छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश के बाद झारखंड के से भी टच कर रही है, गढ़वा पलामू वाले रीजन से 40-45 किलोमीटर यहां पर चलती है। और उसके बाद इसी क्या बोलते हैं सोन नदी में झारखंड से एक नदी निकलती है, रांची पठार से, एक उत्तरी कोयल नदी, ठीक है। उत्तरी कोयल नदी जो कि सोन नदी में जाकर के अपने जल को गिरा देती है। तो सोन नदी की सहायक नदी रिहंद नदी, याद रखिएगा, और एक उत्तरी कोयल नदी जो कि झारखंड के रांची पठार से निकलती है, और उत्तरी कोयल नदी जो है सोन नदी में अपने जल को गिरा देती है। और सोन नदी झारखंड में 40-45 किलोमीटर एकदम बॉर्डर पर टच करते हुए गढ़वा पलामू वाले इलाके से ये बिहार में प्रवेश कर जाती है, और बिहार में बहते ये पटना के पास, याद रखिएगा, सोन नदी पटना के पास दानापुर, पटना और आरा के बीच दानापुर के रामनगर में जाकर के अपने जल को गंगा नदी से मिला देती है। तो ये है आपका गंगा मैया, ठीक है, गंगा नदी। और गंगा नदी जो यहां से आ रही है, ठीक है, और इधर से सोन नदी गया, और सोन नदी पटना के पास दानापुर, आप तो जानते होंगे, दानापुर के रामनगर में, पटना और आरा के बीच में दानापुर पड़ता है, वहां पर अपने जल को गिरा देती है, और ये दाएं तट से सहायक नदी बन जाती है, ठीक है। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जो है ये सोन नदी के बारे में हमने देख लिया। सोन नदी पर एक बांध भी है मध्य प्रदेश में, बाण सागर बांध, ठीक है। तो यहां तक देख लिया। अब आगे देखिए एक नदी, कौन सी नदी? दामोदर नदी। कौन सी नदी? दामोदर नदी जो कि लातेहार जिले से निकलती है, झारखंड के लातेहार जिले से निकलती है, और झारखंड के बीचों बीच ये दामोदर नदी पास करती है, ठीक है। झारखंड के बीचों बीच ये दामोदर नदी पास करती है, और ये जो झारखंड का, या फिर यूं कहें कि सबसे प्रदूषित नदी, सबसे पॉल्यूटेड नदी जो है वो आपका दामोदर नदी है, ठीक है। क्योंकि इधर आसपास में बहुत सारे कल कारखाने हैं, फैक्ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, तो ये सारा का वेस्ट जो है दामोदर नदी में आकर के मिलता है, और इस कारण से ये प्रदूषित नदी हो गया है। तो झारखंड के लातेहार, या यूं कहें लातेहार, चंदवा प्रखंड के लातेहार के टोरी नामक जगह से ये जो है कौन सा दामोदर नदी निकलती है, और उसके बाद झारखंड में प्रवाहित होते होते बोकारो, उसके बाद हजारीबाग, धनबाद, ये सबसे पास करते हुए जो है ये धनबाद वाले इलाके में जैसे ही जाता है, तो यहां पर दामोदर नदी से एक नदी बराकर नदी आकर के मिलती है, ठीक है। बराकर नदी आकर के मिलती है, तो याद रख लीजिएगा बराकर नदी के बारे में। बराकर नदी आकर के मिल जाती है, और उसके बाद ये पश्चिम बंगाल में एंट्री कर लेती है, ठीक है। तो दामोदर नदी धनबाद में बराकर नदी आकर के मिलती है, और उसके बाद ये दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में एंट्री कर लेती है। और देखिए दामोदर नदी को क्या कहा जाता था?
दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक या फिर बंगाल का शोक कहा जाता था, ठीक है, या कहा जाता है। पूछा जाएगा कि बताइए दामोदर नदी को बंगाल का शोक का किसे क्या कहा जाता है, बंगाल का शोक। अब देखिए क्या होता था, ये आपका झारखंड है और झारखंड लगभग पठारी क्षेत्र है, पूरा का पूरा झारखंड जो है पठारी क्षेत्र है, मतलब कि ऊंचा है। अब ये पूरा ऊंचा वाला क्षेत्र है। अब ये ऊंचाई से अचानक से दामोदर नदी जब गिरेगा, पानी यहां से गिरेगा तो बहुत स्पीड के साथ गिरेगा, और जब ये बहुत स्पीड बहुत तेजी से यहां से गिरेगा तो ये क्या है, बंगाल वाले रीजन में एकदम बहुत तेजी से जाएगा। और जब तेजी से जाएगा तो यहां क्या करेगा बताइए, तेजी से अगर यहां से पानी जाएगा तो क्या होगा भाई, तो यहां पर एकदम पूरा बाढ़ आ जाता था, या फिर ये यहां के जो आसपास के क्षेत्र होते थे वहां पर पूरा पानी जम जाता था, जल जमा हो जाता था, लोगों के घर ढह जाते थे, भस जाते थे। तो ये इस कारण से कहा जाता है कि दामोदर नदी को बंगाल का शोक। अभी तो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के कारण इस पर बहुत सारे बांध डैम बना दिए गए हैं, जिससे कि अब ये दामोदर नदी बंगाल का शोक नहीं होकर के बहुत सारे यहाँ से कल कारखाने यहाँ पर होता है, तो वो अलग बात है, तो बंगाल का शोक कहा जाता था। अब ये यहाँ से निकलती है दामोदर नदी और बंगाल में एंट्री मारती है। और आपको याद रखिएगा कि झारखंड के गिरिडीह से बंगाल के दुर्गापुर तक के क्षेत्र को, झारखंड के गिरिडीह से बंगाल के दुर्गापुर तक के दामोदर नदी जो है, इसे क्या कह दिया गया है भैया, तो इसे कह दिया गया है जो जैविक मरुस्थल, बायोलॉजिकल डेजर्ट कह दिया गया। क्या, बायोलॉजिकल डेजर्ट, जैविक मरुस्थल, यानी कि ये पूरा तरह से लगभग सूख चुका है, ठीक है, तो ये है बायोलॉजिकल जैविक मरुस्थल के रूप में हो गया है। अब ये यहाँ से क्या होता है, आसनसोल, दुर्गापुर, ये सब वाले रीजन से पास करते हुए कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुगली नदी से जाकर के मिल जाती है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में हुगली नदी से जाकर के ये अपने जल को हुगली नदी में जाकर के गिरा देती है। तो हुगली नदी क्या है, हुगली नदी गंगा नदी ही है। देखिए गंगा नदी यहाँ पर जब झारखंड या बिहार से, झारखंड से जब पश्चिम बंगाल में एंट्री मारती है, साहेबगंज से पश्चिम बंगाल में, तो यहाँ पर फरक्का बैराज के बाद से हमने क्या कहा था कि गंगा नदी दो पार्ट में बढ़ जाता है, एक हुगली नदी और दूसरा यहाँ से पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश में चला जाता है पद्मा नदी के नाम से, ठीक है, पद्मा नदी। तो ये जो हुगली नदी है गंगा नदी का ही वितरिका है, या फिर ये कहें कि पार्ट है। तो ये गंगा नदी में दामोदर नदी आकर के मिल जाती है, और किधर से मिल रही है, तो बाएं तरफ से मिल रही है, इसीलिए ये बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदी है गंगा नदी का। तो क्या देखा हमने, दामोदर नदी, हमने देखा सोन नदी, हमने देखा यमुना नदी की भी सहायक नदियों को देखा। अच्छा देखिए, दामोदर नदी की कुछ सहायक नदियां हैं, उसमें से इंपॉर्टेंट है आपका बराकर नदी, और कुछ याद रख लीजिएगा, सुन लीजिए, जमुनिया नदी है, बोकारो नदी है, कोनार नदी है, ये सब दामोदर नदी की सहायक नदियां हैं। क्या क्या, जमुनिया, बोकारो, कोनार, ये सब है, ठीक है। तो यहां तक हमने देख लिया गंगा नदी की सहायक नदियां कहां से, तो हमने देखा दाएं ओर से गंगा नदी में मिलने वाले जितनी भी नदियां हैं, जिसमें कि हमने सोन नदी को देखा, हमने क्या देखा, हमने दामोदर नदी को देखा, हमने देखा यमुना नदी को, और यमुना नदी को भी डिटेल में पढ़ा। अब हम देखते हैं कि लेफ्ट साइड से, यानी कि बाएं ओर से, बाईं तरफ से गंगा नदी में मिलने वाली नदियां, ठीक है, गंगा नदी में मिलने वाली नदियां, गंगा नदी में अपने जल को बाईं ओर से गिराने वाली जो नदियां हैं उनको हम देखेंगे। तो एक एक करके हम देखते हैं, पहले नाम बता देते हैं। सबसे पहले गंगा नदी में जो बाईं तरफ से जो अपने जल को गंगा नदी में ला करके मिलाती है वो है आपका राम गंगा नदी। कौन सा, राम गंगा नदी, ठीक है। तो याद रखिएगा, पहला बाईं ओर से अपने जल को, गंगा नदी की पहली सहायक नदी जो कि बाईं ओर से अपने जल को गंगा नदी में मिलाती है, उसे हम राम गंगा नदी के नाम से जानते हैं। राम गंगा नदी के बाद हम देखेंगे गोमती नदी को, हम उसके बाद देखेंगे घाघरा नदी को, हम देखेंगे कोसी नदी को, फिर हम देखेंगे क्या बोलते हैं, उसके बाद हम महानंदा नदी को देखेंगे। तो लगभग 5 नदियां हैं जो कि मुख्य नदियों के बारे में बात कर रहे हैं, रामगंगा नदी, गोमती नदी, उसके बाद हम देखेंगे घाघरा नदी, उसके बाद हम देखेंगे गंडक नदी, उसके बाद कोसी नदी, और तब देखेंगे महानंदा नदी। तो सब कुछ पीडीएफ में डाला हुआ है, आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर हम मैप के थ्रू इसको समझते हैं, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, तो ये है उत्तराखंड का गंगोत्री ग्लेशियर से, जो या फिर यूं कहें कि इधर से हम ये कहेंगे कि ये गंगा नदी, और गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार और झारखंड, और उसके बाद पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल में फरक्का से ये दो पार्ट में बढ़ गया, एक पद्मा नदी और एक हुगली नदी, ठीक है। तो ये यहाँ तक गंगा नदी है, और इसी गंगा नदी में इसके बाईं ओर से जो आकर के नदियां मिल रही हैं उसे हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे राम गंगा नदी को। क्या देखेंगे, राम गंगा नदी। अच्छा, राम गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है भैया, राम गंगा नदी का उद्गम स्थल, तो राम गंगा नदी जो है दूधा टोली, याद रखिएगा, दूधा टोली श्रेणी। तो रामगंगा नदी जो है ये आपका
दूधाटोली श्रेणी, हिमालय पर्वत श्रेणी के दूधाटोली श्रेणी या दूधाटोली श्रेणी से या ये कहें कि जो पौड़ी उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल पहाड़ियों में स्थित उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल पहाड़ियों में स्थित दूधाटोली श्रेणी से रामगंगा नदी निकलती है। यानी कि ये एक हिमालयी नदी है। तो याद रखिएगा, गंगा नदी की बाईं ओर से मिलने वाली सबसे पहली हिमालयी सहायक नदी जो है वो आपका कौन सा नदी है? रामगंगा नदी। अब ये रामगंगा नदी जो है, इसका उद्गम स्थल तो आपको याद हो जाना चाहिए, दूधाटोली रेंज। कहाँ का? तो पौड़ी गढ़वाल की पहाड़ियों में स्थित दूधाटोली रेंज। अब ये रामगंगा नदी जो है ये उत्तराखंड में इस तरह से प्रवाहित होते जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो है ये आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीच से रामगंगा नदी प्रवाहित होती है और उसके बाद कालागढ़ नाम स्थान से, उत्तराखंड के कालागढ़ नाम स्थान से ये रामगंगा नदी उत्तराखंड को छोड़ती है और किधर प्रवेश करती है? तो उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। कहां पर? उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। याद रखिएगा एक एक चीज को, ठीक है। देखिए यहां से हमने क्या कहा कि रामगंगा नदी दूधाटोली रेंज से, हिमालय पर्वत श्रेणी या फिर ये कहें कि पौड़ी गढ़वाल पहाड़ियों के दूधाटोली रेंज से रामगंगा नदी निकलती है और उत्तराखंड में ये प्रवाहित होते उत्तराखंड में आपको पता होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच से रामगंगा नदी निकलती है और उत्तराखंड के कालागढ़ नामक स्थान से ये क्या करती है? उत्तराखंड को छोड़ती है और उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। कहां पर? उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। और उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के बाद, उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के बाद ये एक जगह है नजीबाबाद। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का एक जगह है नजीबाबाद, वहां से ये रामगंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है, क्योंकि इसके पहले ये पहाड़ी क्षेत्रों में बहती है और उसके बाद ये उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद जगह से ये मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करता है और उसके बाद ये जो है यहाँ पर ये आगे बढ़ते जाएगा रामगंगा नदी। और रामगंगा नदी ये जो आप देख रहे हैं जगह, ये जो आप जगह देख रहे हैं ये आपका है बरेली, ठीक है। ये है आपका बरेली और नीचे है आपका बदायूं, ठीक है। बरेली और बदायूं के बीच, ठीक है, बरेली और बदायूं के बीच। और ये वाला जो रेंज है, ये वाला जो है ये आपका मुरादाबाद है। यानी कि रामगंगा नदी उत्तराखंड से निकली दूधाटोली रेंज से, यहाँ से निकल करके ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से बीचों बीच गुजर करके कालागढ़ से उत्तराखंड को छोड़ती है और उसके बाद उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद से मैदानी भाग में प्रवेश करती है और फिर ये आगे बहते बहते उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के पास से ये मतलब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए रामगंगा नदी के किनारे बसा प्रमुख शहर, तो याद रखिएगा मुरादाबाद। तो मुरादाबाद के पास से ये आगे बढ़ती है और उसके बाद यहीं पर बरेली और बदायूं के बीच से ये पास करती है। बरेली, उत्तर प्रदेश के बरेली और बदायूं, पता होगा आपको, बरेली और बदायूं के बीच से ये पास करते करते आगे बढ़ती है और उसके बाद उत्तर प्रदेश में कन्नौज में जाकर के ये अपने जल को गिरा देती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कन्नौज के पास जाकर के ये अपने जल को गंगा नदी में गिरा देती है। तो हमने पूरा रामगंगा नदी को देख लिया। देखिए गंगा की पूछा जाएगा कि गंगा की सबसे पहला सहायक नदी जो कि दक्षिण की बाएं ओर से गंगा नदी में जल गिराती है, तो रामगंगा नदी कहां से निकलती है? तो दूधाटोली श्रेणी से। फिर उसके बाद ये रामगंगा नदी के किनारे बसा जो प्रमुख शहर है वो आपका मुरादाबाद, उसके बाद बदायूं है, बरेली है और फिर उसके बाद ये अपने जल को गंगा नदी में कन्नौज के पास आकर के गिरा देती है, मतलब मिला देती है। तो ये रामगंगा नदी हो गया। अब उसके बाद जो नदी है उसका नाम है आपका गोमती नदी। कौन सा? उसके बाद जो है वो आपका है गोमती नदी। और गोमती नदी याद रखिएगा, गोमती नदी जो है इसका उद्गम स्थल कहां पर है? तो गोमती नदी का उद्गम स्थल जो है वो उत्तर प्रदेश के देखिए गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के गोमत ताल जो कि फुलहर झील के अंदर आता है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के गोमत ताल से गोमती नदी निकलती है, याद रखिएगा। तो ये भी याद रखिएगा कि गंगा नदी के बहुत सारे नदियों को आपने देखा जो कि हिमालय नदी से निकलती है और उसका सहायक नदी है। तो याद रखिएगा जो गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के गोमत ताल से निकलती है, पीलीभीत जिले के गोमत ताल से निकलती है। तो याद रखिएगा कि गोमती नदी जो है ये गंगा नदी की एक ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम स्थल मैदानी इलाका है, ठीक है। गोमती नदी गंगा नदी की एक ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम स्थल मैदानी वाला भाग है, ठीक है। ये याद रख लीजिएगा गोमती नदी। अब गोमती नदी के बगल में यहाँ पर आप देखिएगा पीलीभीत जिले में एक पीलीभीत टाइगर रिजर्व है जो कि उत्तराखंड और
उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत जिले में, और पीलीभीत के गोमत ताल से ही गोमती नदी निकलती है। और ये जब निकलेगी गोमती नदी, तो गोमती नदी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो उत्तर प्रदेश में इसी नदी के किनारे आपका लखनऊ शहर है, उसी नदी के किनारे आगे बढ़ेगा तो जौनपुर है, और फिर गोमती नदी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में अपने जल को ला करके गंगा नदी में मिला देती है। तो गोमती नदी कहां से निकला भैया? तो गोमती नदी निकला गोमत ताल से, पीलीभीत जिले के गोमत ताल से, वहां से निकल करके ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर के पास से पास करती है, फिर उसके बाद जौनपुर के पास से पास करती है, और फिर गाजीपुर के पास अपने जल को ला करके गोमती नदी गिरा देती है। अगला नदी हम देख रहे हैं कौन सा नदी? तो घाघरा नदी देखेंगे। कौन सी नदी? तो घाघरा नदी को देखेंगे। देखिए घाघरा नदी का जो उद्गम स्थल है, घाघरा नदी का जो उद्गम स्थल है वो कैलाश पर्वत का समीप, कैलाश पर्वत के पास एक हिमनद है जिसका नाम है मापचाचुंग हिमनद। ठीक है, मापचाचुंग ग्लेशियर। कैलाश पर्वत के पास एक ग्लेशियर है जिसका नाम है मापचाचुंग ग्लेशियर। कैलाश पर्वत के पास एक ग्लेशियर है जिसका नाम है मापचाचुंग ग्लेशियर। क्या? जिसका नाम है मापचाचुंग ग्लेशियर, और इसी ग्लेशियर से घाघरा नदी निकलती है। अच्छा, घाघरा नदी का नाम क्या इधर नेपाल वाले साइड में घाघरा है क्या? नहीं। तो घाघरा नदी का नाम जो है नेपाल वाले साइड में घाघरा नहीं, बल्कि करमाली नदी के नाम से ये आगे बढ़ता है। ठीक है, करमाली नदी के नाम से ये आगे बढ़ता है। ठीक है, उसके बाद यहां पर नेपाल में ही ये दो भाग में बट जाता है। करमाली नदी नेपाल में ही दो भाग में बट जाता है। एक पार्ट का नाम हो जाता है गिरवा, याद रखिएगा, एक पार्ट का नाम गिरवा। ऐसे नहीं भी याद रखिएगा तो इतना डिटेल में करना नहीं है, लेकिन याद रख लीजिएगा। तो घाघरा नदी ये जो नेपाल में करमाली नदी के नाम से बह रही है, दो पार्ट में बढ़ जाती है, गिरवा, और एक पार्ट है इसका कैरियाला। ठीक है, कैरियाला। और उसके बाद फिर ये उत्तर प्रदेश में घुसने के बाद ये एक संयुक्त रूप से इसका नदी हो एक जलधारा हो जाता है, और फिर घाघरा नदी के नाम से ये आगे बढ़ने लगता है। उत्तर प्रदेश का एक जगह है बहराइच, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का एक जगह है बहराइच, और बहराइच के पास बहराइच के पास घाघरा नदी में एक नदी आकर के मिलती है जिसका नाम है शारदा नदी। और शारदा नदी को ही काली नदी भी कहा जाता है। याद रखिएगा, शारदा नदी को ही काली नदी कहा जाता है। और इस काली नदी ये कहां से निकल रहा है? तो मिलाम हिमनद से। कहां से? मिलाम हिमनद से। याद रखिएगा, मिलाम हिमनद। तो ये क्या आपको याद रहा कि जो घाघरा नदी है वो क्या बोलते हैं कि कैलाश पर्वत के पास मापचाचुंग ग्लेशियर से निकलता है, नेपाल में बहते हुए दो पार्ट में बढ़ जाता है, गिरवा और कैरियाला में, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में ये फिर मिल जाता है एक साथ, और फिर आगे बढ़ने लगता है। जैसे ही आगे बढ़ता है, उत्तर प्रदेश में एक जगह है बहराइच के पास ये इसी नदी में, घाघरा नदी में एक नदी आकर के मिलता है, शारदा नदी, जिसको हम सरयू नदी भी बोलते हैं, काली नदी भी बोलते हैं, और इसका जो क्या बोलते हैं कि उद्गम स्थल है वो मिलाम हिमनद है। ठीक है, मिलाम हिमनद, सारा कुछ पीडीएफ में डाला हुआ है। तो मिलाम हिमनद जो है, यहाँ से मिलाम हिमनद से शारदा नदी निकलता है, और बहराइच के पास आकर के ये घाघरा नदी में अपने जल को गिरा देती है। फिर ये दोनों अपने एक संयुक्त रूप से आगे जल लेकर के बाद आगे निकलता है, और घाघरा नदी के किनारे ही हम देखते हैं कि अयोध्या शहर बसा हुआ है, जिसे कि हम कहते हैं सरयू नदी भी कहते हैं। तो सरयू नदी के किनारे अयोध्या नदी, और फिर अयोध्या शहर है जो कि फैजाबाद जिले में है। अब ये यहाँ से आगे बढ़ता है और फिर ये बिहार में प्रवेश कर जाता है, मतलब घाघरा नदी बिहार में प्रवेश कर जाती है। और बिहार में, याद रखिएगा, बिहार में ये छपरा जिले में आकर के, छपरा जिले के पास एक रेवालगंज नाम का जगह है, वहां पर छपरा जिले में एक रेवालगंज नाम का जगह है, वहां पर आकर के रेवालगंज छपरा में आकर के ये अपने जल को गिरा देती है। तो गंगा नदी में बाईं ओर से गिराने वाली नदियों में से, मतलब मिलने वाली नदियों में से पहले हमने देखा रामनगर नदी, फिर देखा गोमती नदी, फिर हम घाघरा नदी को देखे हैं, और ये छपरा में अपने जल को गिरा देती है। उसके बाद जो नदी है वो गंडक नदी है। कौन सा? गंडक नदी है। और याद रखिएगा, गंडक नदी का जो उद्गम स्थल है वो आपका धौली गंगा रेंज, जो आपका धौलागिरी, हिमालय का पर्वत श्रेणी धौलागिरी, और एवरेस्ट पर्वत श्रेणी जो कि नेपाल में है। नेपाल में एवरेस्ट पर्वत श्रेणी और धौलागिरी पर्वत श्रेणी के बीच एक ग्लेशियर है, नुभाइन हिमाल ग्लेशियर। नेपाल में एवरेस्ट पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट और धौलागिरी पर्वत श्रेणी के बीच एक ग्लेशियर है जिसका नाम है नुभाइन हिमाल ग्लेशियर। उस ग्लेशियर से
काली गंडकी के नाम से एक नदी निकलती है। काली गंडकी के नाम से एक नदी निकलती है और ये नदी बिहार में जब प्रवेश करती है, ठीक है, जब ये नदी बिहार में प्रवेश करने से पहले, ये नदी बिहार में प्रवेश करने से पहले उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पर इस तरह से बहते हुए, उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पर इस तरह से बहते हुए ये पूरी तरह से जब ये नदी पूरी तरह से बिहार में एंट्री कर लेती है तो इसे हम गंडक नदी कहते हैं। और ये गंडक नदी बिहार के सोनपुर में गंगा नदी में आकर के अपने जल को गिरा देती है। तो हम क्या देखें, ये हमने देखा कि काली गंडकी नदी के नाम से धौलागिरी पर्वत और माउंट एवरेस्ट के बीच से एक ग्लेशियर है जिसका नाम है नुभाइन हिमाल ग्लेशियर, वहां से काली गंडकी के नाम से ये नदी निकलती है। उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पर ये बहते हुए पूरी तरह से जब बिहार में एंट्री मारती है तो गंडक नदी के नाम से ये बिहार के सोनपुर में अपने जल को गिरा देती है। फिर हम एक और नदी देखते हैं, गंगा नदी की सहायक नदी बाएं तट से, जो कि कोसी नदी है, ठीक है। तो कोसी नदी का जो उद्गम स्थल है वो है माउंट एवरेस्ट। ये देखिए माउंट एवरेस्ट के उत्तर में एक स्थल है जिसका नाम है गोसाई थान चोटी। उसका नाम क्या है? गोसाई थान चोटी। और गोसाई थान चोटी के पास से ही एक जलधारा निकलती है जिसे कि अरुण नदी के नाम से जानते हैं नेपाल में जानते हैं। और यही अरुण नदी जब बिहार में प्रवेश करती है तो इसे हम कोसी नदी का नाम देते हैं। अच्छा, अरुण नदी बिहार में प्रवेश करने से पहले महाभारत पर्वत श्रेणी के बीचों बीच से पास करती है। अरुण नदी बिहार में प्रवेश करने से पहले महाभारत पर्वत श्रेणी को, या फिर यूं कहें कि महाभारत पर्वत श्रेणी को काट करके यह अरुण नदी कोसी नदी के नाम से बिहार में प्रवेश करती है। और आप देखते हैं कि ये कोसी नदी जो है ये एकदम कर्व जैसा स्ट्रक्चर है और इसे कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। क्या? बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि ये कोसी नदी अपने रास्ते बदलने के लिए कुख्यात है। मतलब कब कौन रास्ते से ये बहने लगे कुछ पता नहीं। मान लिया कि कोसी नदी इस रास्ते से बह रहा है तो हमने घर यहां बनाया, अब ये नदी जो है इस रास्ते से भी आ जाती है। तो इस कारण से यहाँ वाला क्षेत्र जो है कोसी नदी का जो रास्ते बदलने या फिर ये एकदम बहुत तगड़ा वाला बाढ़ लेकर के बिहार में आता है। और कहते हैं कि बिहार का जो है बाढ़ वाला क्षेत्र है, फ्लड प्रोन एरिया है। तो इसी कारण से कोसी नदी, या फिर इधर जो इतना नदी आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश से भी नदी आ गया, इधर से हिमालय की ओर से भी नदी आ गया, झारखंड वाला पठारी क्षेत्र से भी सारी नदी यहाँ आ गया। तो बिहार का क्षेत्र जो है ये एकदम गड्ढा वाला ऐसा है कि सारे तरफ से पानी आ जाता है तो ये बाढ़ यहाँ आएगा ही आएगा। तो ये वाला रीजन है बाढ़ वाला। तो देखिए कोसी नदी ये क्या कहा जाता है? कोसी बिहार का शोक कहा जाता है। कहाँ से निकल रहा है? तो गोसाई थान चोटी के पास से ये निकलता है, नेपाल में ये अरुण नदी के नाम से चलता है। और उसके बाद महाभारत पर्वत श्रेणी को काट कर ये बिहार में प्रवेश करता है और ये अपने रास्ते बदलने के लिए कुख्यात है। ये कहाँ पर मिलता है? तो याद रखिएगा, कुर्सेला में कोसी नदी कुर्सेला में गंगा नदी से मिल जाता है। भागलपुर के पास कुर्सेला में कोसी नदी गंगा नदी से मिल जाता है। और अब सबसे अंत में गंगा नदी में बाएं ओर से गंगा नदी की जो सहायक नदी है उसका नाम है महानंदा नदी। कौन सा नदी? महानंदा नदी, जो कि दार्जिलिंग पहाड़ी से, हिमालयी श्रेणी है, दार्जिलिंग पहाड़ियों से महानंदा नदी निकलती है। और उसके बाद ये जो है गंगा नदी में पश्चिम बंगाल में, गंगा नदी में फरक्का के पास एक जगह है मालदा, वहां पर आकर के मालदा में अपने जल को महानंदा नदी गिरा देती है। और हम ये कहें कि गंगा नदी का सबसे अंतिम या सबसे लास्ट हिमालयी सहायक नदी महानंदा नदी। गंगा नदी का सबसे फर्स्ट हिमालयी सहायक नदी तो रामगंगा नदी। तो महानंदा नदी दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है और उसके बाद ये पश्चिम बंगाल में फरक्का के पास मालदा नामक जगह पर गंगा नदी में अपने जल को गिरा देती है। तो हमने सारे के सारे नदियों को देख लिया जो कि लेफ्ट साइड से आकर के अपने जल को गंगा नदी में गिराती है, जिसमें सबसे पहले रामगंगा नदी है। इसके बारे में हमने सब कुछ बात कर लिया है मैप पर ही, आप इसे पढ़िएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। गोमती नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, ठीक है। उसके बाद कोसी नदी और तब महानंदा नदी। तो ये पूरा का पूरा है। अब हम थोड़ा सा इसके थ्रू गंगा नदी को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए हमने क्या देखा, गंगोत्री से भागीरथी नदी निकली और भागीरथी नदी केदारनाथ से मंदाकिनी नदी और बद्रीनाथ से यहाँ पर एक नदी जो है अलकनंदा नदी, ये अलकनंदा नदी निकला। अब अलकनंदा नदी मेन है 5 प्रयाग के लिए। सबसे पहले विष्णु प्रयाग, अलकनंदा और धौली गंगा का जो संगम है विष्णु प्रयाग। उसके बाद हमने क्या देखा, नंदाकिनी और जो अलकनंदा का संगम है नंद प्रयाग। हमने देखा पिंडार और अलकनंदा का जो संगम है वो कर्ण प्रयाग। और हमने देखा रुद्र प्रयाग, मंदाकिनी और अलकनंदा का जो संगम है वो रुद्र प्रयाग। फिर हमने देखा भागीरथी नदी और
अलकनंदा का जो संगम है वो देवप्रयाग है, ठीक है, देवप्रयाग है। और ये भागीरथी नदी जो है, भागीरथी नदी में उत्तराखंड में टिहरी नामक जगह में एक भिलांगना नदी मिलती है, ठीक है, ये भी आप याद रख लीजिएगा। फिर ये देवप्रयाग से आगे गंगा नदी के तौर पर, गंगा नदी के रूप में ये नदी आगे बढ़ती है। फिर ऋषिकेश, उत्तराखंड का ऋषिकेश, हरिद्वार, और हरिद्वार के बाद से ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। और उत्तर प्रदेश के किस जिले से? तो बिजनौर से। बिजनौर के बाद नरोरा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कन्नौज में गंगा नदी में राम गंगा नदी आकर के मिलती है, ये भी हमने देखा, कन्नौज में गंगा नदी में राम गंगा नदी आकर के मिलती है, ठीक है। उसके बाद कन्नौज है, कानपुर है, फतेहपुर है, सारे गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर है। उसके बाद प्रयागराज में यमुना नदी आकर के अपने जल को प्रयागराज में गंगा नदी में मिला देती है। प्रयागराज के बाद मिर्जापुर, बनारसी, गाजीपुर, छपरा, गाजीपुर यहाँ उत्तर प्रदेश, और उसके बाद ये छपरा में एंट्री करती है। छपरा के बाद पटना, हाजीपुर, भागलपुर, ये सब बिहार में प्रवेश करती है। और ये पटना में सोन नदी जो है ये आकर के अपने जल को गिराती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ों को देख लिया, ठीक है। उसके बाद देखिए भागलपुर के बाद कुर्सेला में कोसी नदी आकर के मिलती है इधर से। उसके बाद साहेबगंज, झारखंड का साहेबगंज से गंगा नदी पास करती है, पाकुड़। फिर बंगाल में जब एंट्री मारती है फरक्का में, फरक्का बैराज का निर्माण होता है, और वहां से गंगा नदी दो पार्ट में बढ़ जाता है। एक तो पद्मा नदी के नाम से बंगाल में चली जाती है, पश्चिम बांग्लादेश में, और हुगली नदी के नाम से कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे है। और फिर कोलकाता से आगे गंगा सागर द्वीप के बाद ये बंगाल की खाड़ी में ये अपने जल को गंगा नदी गिरा देती है। और ये जो पद्मा नदी जो है ये बांग्लादेश में आती है, तो इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आकर के पद्मा नदी में अपने जल को गिराती है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जब हम करेंगे, इसके जस्ट बाद अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहेगा, आप कमेंट कीजिएगा कि तुरंत ही ब्रह्मपुत्र नदी वाला वीडियो मैप के माध्यम से लेकर आया जाए, तो आप जरूर कहिएगा, आपका जरूर डिमांड पूरा होगा। तो देखिए पद्मा नदी, और इधर से आपका ब्रह्मपुत्र नदी आकर के अपने जल को गिराती है पद्मा नदी में, और फिर ये संयुक्त रूप से मेघना नदी के नाम से आगे बढ़ जाती है। और फिर उसके बाद ये मेघना नदी जो है यहाँ पर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करता है। सुंदरवन डेल्टा जो कि संयुक्त रूप से भारत और बांग्लादेश के रीजन में पड़ता है, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के रीजन में सुंदरवन डेल्टा। और सुंदरवन डेल्टा का नाम सुंदरवन इसीलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पर एक सुंदरी नाम का ट्री पाया जाता है, सुंदरी नाम का प्लांट पाया जाता है, ठीक है। तो ये सुंदरवन डेल्टा ये है पूरा। तो हमने क्या देखा, पूरा गंगा नदी को देख लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप जरूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और वीडियो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, मैप बनाना पड़ता है। ये मैप आपको कहीं इंटरनेट पर नहीं मिलेगा, मैप बनाया गया है अपने से, तो इसीलिए अप्रिसिएट करना चाहते हैं अगर मेहनत को, तो आप अप्रिसिएट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आप अपने कमेंट के थ्रू फीडबैक भी दे सकते हैं। और अगर आपको ब्रह्मपुत्र नदी वाला तुरंत चाहिए, नदी का पार्ट, तो आप कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।